वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 6 है। आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक अगर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे ही वीडियोस जो है इंक्लूड कर दिए गए हैं। जनरल साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी वो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। इसी तरह फिजिक्स का भी बनाया गया है, जैसे पार्ट 6 है, पार्ट 5 वहाँ इंक्लूड कर दिया गया है, ये भी पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह लाइफ साइंस के भी बहुत सारे वीडियोस आपको एमसीक्यूज के वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर चेकआउट करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, जो कि बेसिकली जनरल साइंस का है, और ग्रुप डी के स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बेसिकली एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मान लीजिए पर्टिकुलर एक मीडियम है, अगर स्पीड ऑफ लाइट उसमें बहुत ज़्यादा है तो कह सकते हैं दैट इज बेसिकली अ रेयर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर उसमें स्लो है तो उसमें जो है हम कह सकते हैं इट इज डेंसर मीडियम। अब कैसे डिसाइड किया जाए जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम कहते हैं? तो बेसिकली ये जो होता है, इसे जो टेक्निकली इसका जो टर्म है ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका टर्म है सिर्फ डेंसर मीडियम नहीं, इट इज बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम जो कहा जाता है इसे बेसिकली इसको जो अगर हम टेक्निकली पूरा देखें तो पूरा करेक्ट है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो है ये टेक्निकली करेक्ट है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर हम अगर दो यहाँ पे मटेरियल लेते हैं तो ये बेसिकली अगर देखें कि कौन सा ज़्यादा जो है ऑप्टिकली डेंसर है तो ये कैसे पता चलेगा? तो जिसका बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे जो है डिसाइड होता है। तो ये याद रखना, कौन सा मीडियम ज़्यादा जो है ऑप्टिकली डेंसर है कैसे पता चलता है? जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो जो है उतना ज़्यादा जो है वो मीडियम डेंसर कहलाएगा, और वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है उतना स्लो होगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्टिकल डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि ये कहेंगे कि क्लास 10 में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है ये बेसिकली फंडामेंटल्स नहीं दिया गया है। हाँ बेसिकली ये होता है, रेलवे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, देखता है कि बेसिक जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता है, क्योंकि इस तरह की जो है चीज़ों को बिल्कुल रेलवे के द्वारा डाला जाता है, टेस्ट किया जाता है। लेकिन उतना घबराने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो रेलवे 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा डालता है। अगर जनरल साइंस में यहाँ पे 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं तो 23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐसे जो है डाला जाता है। तो यहाँ पे जो फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल भी आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है ये है whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced which then produce an induced current। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जो है छोटे में बता दिया गया है कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है। तो पढ़ लेना। इसका कुछ एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिक जो है जनरेटर इसका एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर इसका एग्जांपल है, माइक्रोफोन जो है इसका एग्जांपल है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, जनरेटर। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल। तो जो सेंटर होता है स्पेरिकल मिरर को, इसका जो कहा जाता है ये पोल कहा जाता है। काफ़ी बार हमने जो है डिस्कस किया है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन को जो है हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो सेंटर होता है, मान लीजिए एक स्पेरिकल मिरर का अगर जो सेंटर है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे बेसिकली पोल कहा जाता है। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो देखिए इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आपको इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जो अलग अलग फॉर्मूला है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे यहाँ पे, इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिया गया है। इस तरह क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल टू m, ये बेसिकली जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो यूनिट ऑफ फोर्स अब सभी ने जो यहाँ पे ऐसा यूनिट जरूर पढ़ा होगा। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि न्यूटन बेसिकली होता क्या है। तो न्यूटन जो होता है ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए आप जो है एग्जाम थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पे जो है न्यूटन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे CGS यूनिट जैसे डाइन होता है वो भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे
सिंपली इस तरह अरेंज कर दिया जाएगा। अब आपको बताना, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो है रेलवे में जो है कट ऑफ भी आजकल थोड़ा हाई जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए और बहुत अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। इसी वजह से जनरल साइंस का प्लेलिस्ट बहुत अच्छा से हमने आपके लिए अरेंज किया है, उनको एक्सेस करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बेसिकली न्यूटन हम कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, वीडियो के साथ तो कंटिन्यू जरूर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जो है ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने करंट अफेयर बहुत अच्छा से डिजाइन किया है, ताकि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। करंट अफेयर 2021 का बुकलेट हमने लाया है, सिर्फ आपके 85 रुपीज़ में आपके लिए लॉन्च किया है, ताकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ले सके। अरेंज किस तरह किया है उसे देख लेना, फिर हम बता देंगे कि इसे लेना कैसे है। तो जितने भी 2021 में अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, उनका अपना एक सेक्शन बना दिया गया है। सारे अवार्ड्स एंड ऑनर इसी सेक्शन में, इंडेक्स 2021 जितना भी इंडिया का रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में, उसका जो है एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर अपने जगह है, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स जितने भी रिलीज किए गए हैं 2021 में, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको एक जगह में रखा गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस करंट अफेयर, सबमिट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हैं उनका थीम्स, साथ में मिसलेनियस करंट अफेयर, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर और मिसलेनियस करंट अफेयर, तीनों को इंक्लूड इसमें कर दिया गया है। इसके अलावा अपेंडिक्स के सेक्शन में देखें तो ब्रांड एम्बेसडर 2021, जीआई टैग 2021, कोविड-19 वेरिएंट्स जो अलग अलग है WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ये सबको यहाँ पे हमने डाला है। साथ में फॉरेन सिविलियन अवार्ड जो पीएम मोदी को दिया गया है जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से। रिसेंटली भूटान ने भी दिया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री को, इसलिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर इसमें कवर अप किया गया। तो इतने अच्छे से चीज़ों को याद यहाँ पे अरेंज किया गया ताकि याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्राइस कितना रखा गया है? सिर्फ 85 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही मान लीजिए आपने 85 रुपीज़ पे कर दिया, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आपने पेमेंट कर दिया, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डिवाइस हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मोबाइल है, मोबाइल में भी सिंपली से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल ये जो है PDF फाइल जैसा ये फाइल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात आता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा, इसी वजह से जनरल नॉलेज 2021 का भी बुकलेट लॉन्च कर दिया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करना, ये 35 वो टॉपिक है 2021 का जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पूरा पढ़ने के बाद भी मार्क्स जो है मिस हो सकता है, और कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस वजह से जो है जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट, इसे भी लेना मत भूलना। प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आपने 75 रुपीज़ दे दिया, उसके बाद जो है आपके फाइल में ये जो फाइल है आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2021 का, इसको यहाँ पे कवर अप कर दिया गया है। अब अलग अलग लेने से बेहतर है कि एक ही लिंक दे दिया जाए, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया जाए। दोनों एक साथ अगर लेंगे तो 150 रुपीज़ पड़ेगा, और अलग अलग लेने से 160 रुपीज़ आपको पड़ेगा। तो करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज 2021 ये जो बुकलेट लेने जाएंगे तो ये कॉम्बाइन लिंक दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो 150 रुपीज़ आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। और जितना कम हो सके उतना कम इसका रेट रखा गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ताकि कम से कम रेट रखा गया, ताकि इतना ज़्यादा रेट रखेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट ले ही नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से जो है कम से कम इसका रेट भी रखा गया है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मिस मत करना। रिसेंटली जो RRB NTPC CBT 1 हुआ था उसमें ये देखा गया था 2020 के एंड में हुआ था, तो 2020 और 2019 का भी करंट अफेयर पूछा गया था। थोड़ा पुराना करंट अफेयर भी रेलवे को जो है पूछने का थोड़ा यहाँ पे आदत जरूर है। इसी वजह से करंट अफेयर 2020-21 ये बुकलेट, साथ में जो है जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट हमने एक साथ लॉन्च कर दिया है 185 रुपीज़ में। अलग अलग लेने जाएंगे तो ये 50 रुपीज़ पड़ेगा, ये 85 रुपीज़ पड़ेगा, और ये 75 रुपीज़ पड़ेगा। टोटल होता है 210। लेकिन यहाँ पे जो है कॉम्बाइन जो है एक लिंक दे दिया गया है जिसमें आप 185 रुपीज़ में ये बुकलेट ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा, यही हम रिकमेंड करेंगे जितने भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं वो ये बुकलेट लेना। कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि जनरल नॉलेज 2020 का बुकलेट भी तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स के सेक्शन में 2020 का बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और कुछ चीज़ें जो है जनरल नॉलेज 2021 के बुकलेट में भी इंक्लूड कर दिया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 2 साल का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 2021 अच्छा से प्रिपेयर करके जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करंट अफेयर के सेक्शन में। जनरल साइंस तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल साइंस का पूरा जो है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिल जाएगा। जनरल साइंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। ये बुकलेट लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो के साथ अब आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि ये जियोलॉजी से जो है रिलेटेड है, लेकिन एक बार यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि ये सेस्मोमीटर से रिलेटेड है, इसी वजह से जो है क्वेश्चन बिल्कुल फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। तो यहाँ पे प्राइमरी वेव जो है इसे कहा जाता है, या फिर P वेव दिया हुआ होगा। प्राइमरी वेव अगर नहीं दिया होगा ध्यान रखना, P वेव यहाँ पे दिया हुआ होगा, इसे जो है फास्टेस्ट सिस्मिक वेव जो है ये कहा जाता है।
और यह बात ये भी याद रखना कि पी वेव्स या फिर प्राइमरी वेव्स जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स ये बेसिकली वेव होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है ऑलरेडी एग्जाम में बन चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में, रेलवे में भी आगे चल के बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप कर दिया है। और इसे प्राइमरी वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है इन्हें डिटेक्ट किया जाता है सेस्मोमीटर में। सबसे पहले जो है ये वेव, मान लीजिए अर्थक्वेक होता है या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर सुनामी होता है, तो सबसे पहले जो वेव जो डिटेक्ट किए जाएंगे ये बेसिकली प्राइमरी वेव्स होते हैं। और इसी वजह से जो है इनका नाम दिया गया है पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स दिया गया है। सेस्मोमीटर में जो है इसे सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है। इनका स्पीड कितना होता है हो सके तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पी वेव जो है कितने स्पीड में ट्रैवल करते हैं ये पूछा जा सकता है। तो 5 to 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा एस वेव भी होता है जिसे हम जो है सेकेंडरी वेव कहते हैं, सरफेस वेव भी होता है। एक और क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बस एक बात ये याद रखना, प्राइमरी वेव जो है इससे जो है 40% स्लोअर होता है सेकेंडरी वेव, और प्राइमरी वेव का जो स्पीड हमने आपको बता दिया 5 to 8 किलोमीटर पर आवर, ये पर सेकेंड, सॉरी रियली सॉरी 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये प्राइमरी वेव का जो है ये स्पीड बेसिकली होता है। और सबसे पहले इन्हें जो है डिटेक्ट किया जाता है सेस्मोमीटर में, इसी वजह से इसे पी वेव या प्राइमरी वेव कहा जाता है। इसे फास्टेस्ट सेस्मिक वेव इसलिए कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम। अब सोलर पावर सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है, अगेन यहाँ पे जो सही आंसर है ये है फोटोवोल्टेक इफेक्ट। फोटोवोल्टेक इफेक्ट जो है यहाँ पे सही आंसर है, लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि सोलर पावर जो है बहुत सारे बुक्स में दिए हुए होते हैं, सोलर पावर के रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी में दिए हुए होते हैं, इसीलिए फिजिक्स में जो है ये क्वेश्चन भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे फोटोवोल्टेक इफेक्ट बस लिख दिया जाता है कि टू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टेक इफेक्ट। अब फोटोवोल्टेक इफेक्ट जो है ये पढ़ाया नहीं गया है, अगेन 10th क्लास में फोटोवोल्टेक इफेक्ट पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, अगेन 12th में भी नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन रेलवे ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ कौन से फेनोमेना में काम करता है, फोटोवोल्टेक इफेक्ट में काम करता है। अगर हम इसका रियलिटी देखें, फोटोवोल्टेक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से पढ़ाया गया है कि बेसिकली दो तरह के जो है सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को इसका बेसिक नॉलेज नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो एन टाइप पी टाइप जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, जिससे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सनलाइट को जो है ये ऑब्जर्व करती है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये बेसिकली जो है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने आपको तोड़ मरोड़ के यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर एनपीएन जंक्शन यहाँ पे जो है फॉर्म होता है। तो ये सब जो है डिटेल में जानने में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बस आपको पूछा जाएगा 10th में लेवल में ये पूछा जाता है कि आपको याद है या नहीं। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ था कि फोटोवोल्टेक इफेक्ट में काम करता है, इतना आपको नॉलेज में ये होना चाहिए। तो फोटोवोल्टेक इफेक्ट का थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं कि कैसा ये काम करता है। तो लाइट एनर्जी जो है बेसिकली सनलाइट है, इसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इट इज नोन एज फोटोवोल्टेक इफेक्ट। ये शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन है, इतना इन डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। तो याद रखना सोलर पावर सिस्टम जो है ये फोटोवोल्टेक इफेक्ट में काम करते हैं, इस फेनोमेना के ऊपर में जो है ये काम करते हैं। विच अर्थक्वेक वेव इन्वॉल्व इन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा था पी वेव के बारे में बात किया था, एस वेव जो है सेकेंडरी वेव बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये भी बोला था कि जो पी वेव होते हैं या प्राइमरी वेव जो होते हैं ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना ट्रांसवर्स वेव, बेसिकली ट्रांसवर्स वेव कैसे होते हैं, ऐसे जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव, मान लीजिए आप जो है एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई गिटार बजा रहा है तो स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करता है, ये ट्रांसवर्स में वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसवर्स फॉर्म में जो है वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करते हैं। तो एस वेव भी यहाँ पे जो है ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये क्रिएट करता है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट होता है। और पी वेव में जो है ये जो है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, पी वेव ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होते हैं और एस वेव जो है ये जो सेकेंडरी वेव है ये ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद आ रहा है, पूछा जाता है सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा है, ठीक है, कौन सा सबसे डिस्ट्रक्टिव सेस्मिक वेव है या सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा इनमें से। तो एल वेव जो है ये सबसे ज्यादा जो है इसे सरफेस वेव भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये सब नोट डाउन बिल्कुल करते रहना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इसलिए होता है क्योंकि अपर पार्ट ऑफ अर्थ में जो है ये इंपैक्ट डालता है और इस वजह से जो है ये सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन जो है क्रिएट करता है। तो एल वेव बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसे सरफेस वेव भी बिल्कुल कहा जाता है क्योंकि अर्थ का जो अपर लेयर ऑफ सरफेस है यहाँ पे बेसिकली ये ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे डालता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, यहाँ से बिल्कुल जो है क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये मत कहना कि ये दिया नहीं गया है, 10th में दिया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना रहता है, इसीलिए इस पार्ट में हमने इसी तरह क्वेश्चन लिया है जहाँ पे हर चीज आपको समझ में आए, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आए अच्छा तरह से, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को डाला गया है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, किससे रिलेटेड है। सिंपल, अगर आपको इतना भी पता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये जो है लिक्विड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन क्या दिया गया है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर दिया गया है, और डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आंसर 1 यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, लिक्विड से रिलेटेड है। अभी देखेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स जो है ये बिल्कुल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये भी जो है हाइड्रोमीटर भी जो है ये यहाँ पे जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में काम करता है। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने में मेजर किया जाता है। मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में तो काम करेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर सिंपल चीजें आपको पता है। अब डिस्कस करते हैं बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। ऑप्शन तो इस तरह भी आपको बता दिया गया कि किस तरह आप जो है करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है इट स्टेट्स दैट द बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड is subjected to an upward force which is equal to the weight of displaced fluid। ये बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है यहाँ पे ये बेसिकली कहता है। तो उतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, ये लिक्विड से रिलेटेड है, फ्लूइड से रिलेटेड है। तो उसके रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उनको एक जगह दिया गया है। डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जो है ये काम नहीं करता है, तो इस तरह आप एलिमिनेट भी बिल्कुल कर सकते हैं। Which इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगेन देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत लोगों ने जूल्स लॉ जो है ये 12th का जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए हमने लिया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे पूछता किस तरह का है क्वेश्चन। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आपने पढ़ा नहीं है, इसी वजह से 1-2 क्वेश्चन इस तरह जो है ये बनता है। तो हीटिंग से रिलेटेड है तो ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी आपको मौका मिल सकता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। सबके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा जूल्स लॉ देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हम सारी चीज़ बताएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट it increase the internal energy of the conductor which gives rise to collision of electron with atoms of the conductor which result to heat generation। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक पर्टिकुलर सर्किट में, तो यहाँ पे जो है एक इंटरनल एनर्जी जो है ये कंडक्टर में इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं रैंडमली, और जिसके वजह से जो है यहाँ पे हीट जनरेट होता है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली कहता है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इट इज रिलेटेड टू, या फिर कह सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें हीटिंग उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपली हमने समझा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं कौन सा इनमें से काम नहीं करता है और कौन सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे जो है ये डिवाइस बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट क्रिएट यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है इसका जो फिलामेंट होता है इसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हीट जनरेट होता है। तो ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो है ये बेस्ड है। इलेक्ट्रिक आयरन अगर देखें तो यहाँ पे टंगस्टेन जो है मेटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगेन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द कह सकते हैं कि मेटल में अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। इसी वजह से जो है हीट जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इन ए सर्किट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है आंसर दे के आते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूज वायर का भी बेसिक हमने आपको बताया था। फ्यूज वायर में क्या होता है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल और लो मेल्टिंग पॉइंट का जो है मटेरियल यूज किया जाता है। कौन सा एलॉय यूज किया जाता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो किस किस मेटल का एलॉय यूज किया जाता है वो बिल्कुल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्यूज वायर जो है इसमें जो है जो मटेरियल यहाँ पे लिया जाता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये भी बेसिकली जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में काम करता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होता है तो क्या होता है, ये फ्यूज वायर जो है ये बेसिकली मेल्ट डाउन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रेजिस्टिव मटेरियल जो है प्रेजेंट नहीं होता है इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस में, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ये काम नहीं करते हैं। Which of the two color of spectrum forms the extremis? हमने हरदम बताया था कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हर एक वीडियो में ये बताते आए हैं, इस बार का क्वेश्चन ये है, इसका सही जवाब आपको देना। Which of the following two colors of spectrum forms the extremis? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। The material through which object can be seen but not clearly are called dash material। तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर जो है इस तरह का एक ग्लास है,
तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसका आर पार हम देख सकते हैं, इस पार से उस पार हम बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट कहेंगे। पूरा ग्लास का जो है क्लीन जो है ग्लास का जो है ये एक सीट है, तो यहाँ से अगर हम इस पार से उस पार देख पाएंगे तो इसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। एक वुड का सिंपली जो है एक स्क्वायर जो है इसी तरह का है, जो है एक यहाँ पे जो है कटिंग है, ठीक है, पीस है, सीट है या कह सकते हैं, तो इसके आर पार नहीं देख सकते तो इसे ओपेक कहेंगे। मान लीजिए एक बटर पेपर ले लेते हैं, तो बटर पेपर में क्या होता है, इसे उस पार तो दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता है, सब ब्लर रहता है, तो इसे जो है बेसिकली ट्रांसलूसेंट कहेंगे। या फिर और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर बटर पेपर के बारे में अगर आप इतना अच्छे से डिटेल में समझ नहीं पा रहे हैं, तो मान लीजिए एक जो है ग्लास का सीट है, मान लीजिए ग्लास का सीट है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकालते हैं तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, देखते हैं थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे जो है इसके ऊपर में जो है बेसिकली थोड़ा सा जो है ये वाटर का लेयर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा से जो है ये जो है दिखता नहीं है, तो ये जो है ये फ्रॉस्टेड ग्लास जो है आजकल बनाया जाता है, मान लीजिए जो फ्रॉस्टेड ग्लास है इसे भी जो है ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, तो ये ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। क्या पूछा गया है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, तो इसे जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहा जाता है। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था, तो ये अंडर वाटर में बेसिकली जो है जो शिप्स होते हैं ये बेसिकली सोनार का यूज़ करते हैं, अंडर वाटर जो है ये जो है बेसिकली सोनार रहता है, जो कि इनको नेविगेशन में मदद करता है, डायरेक्शन में मदद करता है और स्पीड में मदद करता है। विच एनर्जी ऑफ विंड डज ए विंड मिल यूज, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी पता है, तो विंड में बेसिकली कौन सा एनर्जी होता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। विंड में क्या थर्मल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है या नहीं होता है, हीट एनर्जी होता है क्या विंड में, नहीं, हाइड्रो एनर्जी होता है क्या, नहीं, तो सही आंसर है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन भी आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बेसिकली इसी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो विंड में जो है इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से जो टर्बाइंस होते हैं ये रोटेट होते हैं, ठीक है, और विंड में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एनर्जी ऑफ विंड, व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड डज विंड मिल यूज, तो इसमें जो है टर्बाइंस रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जनरेट होता है। तो विंड में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज एनर्जी जनरेटेड बाय द मोशन, बाय इट्स मोशन। Which of the following is लाइट डिटेक्टर मशीन, तो इनमें से जो है लाइट डिटेक्टर मशीन किसे कहा जाता है, तो पॉलीग्राफ जो है इसे लाइट डिटेक्टर मशीन कहा जाता है। काफ़ी बार जो है क्वेश्चन देखा गया अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, कुछ एक जो है स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम में भी आया था, तो पॉलीग्राफ जो है इसे ही जो है लाइट डिटेक्टर जो है मशीन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, तो स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, तो इससे क्या मेजर किया जाता है, मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट का, फोर्स मेजर किया जाता है, मोमेंटम मेजर किया जाता है, ये इन सारों को मेजर किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2 फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट को जो है बेसिकली मेजर किया जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट को हम वेट कहते हैं। एक डिफरेंस बिल्कुल याद रखना, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास जो होता है ये ओरिजिनल वेट होता है, ये कहीं भी आप चले जाएं, आप मून में चाहे चले जाएं, तो ओरिजिनल जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट है उसे हम मास कहेंगे, और वेट जो होता है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये डिफरेंस होता है वेट और मास के बीच में। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट को ये बेसिकली मेजर करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट्स अप्रॉक्सीमेटली जो है ये होता है। तो इसे नोट डाउन बिल्कुल कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। डैश एक्सपेंशन मेक्स आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि समर में अगर देखें, मान लीजिए एक बेसिक मान लीजिए मेटल जो होता है ना, जो मेटल्स बेसिकली होते हैं दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होंगे, और अगर इसमें जो है टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, विंटर्स में जितना कम हो जाता है तो ये थोड़ा सा श्रिंक होंगे। तो आईफिल टावर जो है ये आयरन मेटल से बना हुआ है, तो समर के दौरान जो है इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, और विंटर्स के दौरान जो है थोड़ा सा श्रिंक होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, और वो सेंटीमीटर्स में ही होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है ये आईफिल टावर को टॉलर कर देता है समर में, और थोड़ा सा इसका हाइट कम भी हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में जो है ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट भी ये होते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में ही होता है। इसीलिए बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो मेटलिक स्केल्स होते हैं इनको मेजरमेंट में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि विंटर्स के दौरान ये थोड़ा सा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और समर के दौरान थोड़ा सा जो है ये एक्सपेंड हो जाते हैं।
तो वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ जो हमने बुकलेट के बारे में डिस्कस किया उसे लेना मत भूलना। सारे बुकलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर सारे वीडियोस को भी जरूर देख लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।